अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा थी। अशोक के प्रांतों की राजधानी का उल्लेख धौली और गौड़ के शिलालेखों में मिलता है। देखो, अशोक के शिलालेखों के विषय में है कि शिलालेख जैसे कि पहला शिलालेख जानवरों को मारने और निरर्थक उत्सवों पर प्रतिबंध था। प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 हिरण शाही रसोई के लिए मारे जाने का उद्देश्य था। दूसरा, चिकित्सकीय मिशन सभी दिशाओं में भेजे गए, वृक्ष लगाए गए, सड़कों का निर्माण करवाया गया और कुएं खोदे गए। तीसरा हो गया, युक्त रज्जुक और प्रादेशिकों को प्रत्येक 5वें साल राज्य में निरीक्षाटन के लिए जाने का आदेश तथा धम्म के प्रसार के कार्य में हाथ बटाने का आदेश। ब्राह्मणों के प्रति दया और मित्र और माता पिता का आदर करना। चौथा था, वेहरी गोष्ठ का स्थान धम्म गोष्ठ द्वारा लिया गया। 5वां था, शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा था, वह हर समय कहीं भी और किसी भी मामले में जल्दी निपटारे के लिए उपलब्ध रहेगा। अशोक 7वां शिलालेख जो था उसमें था सभी संप्रदाय के बीच सहिष्णुता का आह्वान। 8वां जो था, धम्म यात्राओं का वर्णन अशोक द्वारा बोध गया की यात्रा। 9वां था, धम्म के अलावा भी सभी रीतियां व्यर्थ हैं, धम्म में दासों और नौकरों के प्रति आदर। 10वां था, वह प्रसिद्ध आकांक्षी नहीं है, वह प्रसिद्धि का आकांक्षी नहीं है, लोग सिर्फ धम्म का पालन करें। 11वां जो था वो दान पर बल था। 12वां जो था, अशोक द्वारा धर्म की सार वृद्धि पर जोर था। 13वां जो था वो कलिंग पर विजय। 1 लाख मरे और इसमें कई गुना लोगों का जीवन तबाह हुआ। टॉलमी, एंटीगोनस, मांगा, एंटियोकस, चोल, चेर, पांडे, कंपोज, कंधार का उल्लेख, अरब जाति का भी उल्लेख। 14वां, प्रजा के प्रति प्रीतव्रत प्रेम करना। गुहा लेख हो गया। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक लेख उत्कीर्ण मिले हैं। गुहालेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, जिनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या है? अशोक की मृत्यु। सम्राट अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व के पश्चात लगभग 3 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंततः 184 ईसा पूर्व के लगभग इस साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अवसान हो गया। देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता। रोमिला थापर सदृश प्रख्यात इतिहासकार ने प्रशासन के संगठन और राज्य तथा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। मौर्यकालीन कला और संस्कृति। मौर्य काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। मौर्य काल में कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी इसी काल की अन्य महत्वपूर्ण कृति है। मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणियां लिखने वाला उपावर्ष और चिकित्सा शास्त्री चरक इस काल के अन्य महान विभूति थे। इस काल में स्थापत्य कला उनकी उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया। पटना के कुम्हरार में मौर्यकालीन राज्य प्रसाद के जो अवशेष मिले हैं उनमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन वास्तुकला शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली के ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने स्तंभों के प्रचार हेतु भी अभिलेखों के प्रचार हेतु भी बनवाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं, गया के समीप बराबर पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। मौर्यकालीन प्रमुख मूर्तियां थीं। मणिभद्र यक्ष ग्वालियर से, 2 स्त्रियां बेसनगर से, यक्ष मथुरा से और यक्षिणी दीदारगंज से प्राप्त हुई। अशोक के मौर्य वंश का प्रथम ऐसा शासक था। अशोक मौर्य वंश का ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा प्रथम डेरियस से मिली थी। अभिलेखों में अशोक को देवनाम पिय और देवनाम पियदस्सी उपाधियों से विभूषित किया गया। अशोक स्तंभ की खोज सबसे पहले 1750 में पादरेट्री पैंथेला। अशोक के स्तंभ की खोज सबसे पहले 1750 में श्री पौदेट्री पैंथेला ने की थी, जबकि इनके अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में प्राप्त हुई थी।
मौर्यकालीन प्रशासन था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिसे तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। मौर्य काल के प्रमुख विभागाध्यक्ष क्या थे? जैसे मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए 29 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है, जैसे कि सीता अध्यक्ष और राज्य के अधिकार वाले कृषि भूभाग का अध्यक्ष। जैसे पन्या अध्यक्ष वाणिज्य अधीक्षक था। पौतवा अध्यक्ष जो था मापतौल का अधीक्षक था। शुल्का अध्यक्ष मार्ग अधीक्षक था। नवा अध्यक्ष नौका अधीक्षक था। संस्था अध्यक्ष बाजार अधीक्षक था। सुरा अध्यक्ष मदिरा और मध्य अधीक्षक था। जैसे देखो, अकारा अध्यक्ष जो था वो खान अधीक्षक था। लोहा अध्यक्ष जो है लोहा खनिज का अधीक्षक था। नामक का अध्यक्ष नमक अधीक्षक स्थान। सूत्रा अध्यक्ष राज्य के व्यवसायों का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रास्फीति मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला होता था। एग्रोनोमई जिले का अधिकारी होता। अरिस्टोनोमई नगर का अधिकारी होता था। प्रतिवेदिता सम्राट को सूचना देने वाला अधिकारी। रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाला तथा आय व्यय का लेखा रखने वाला। विविता अध्यक्ष चारागाह क्षेत्र का अधिकारी। इतिहास इतिजक महामात्र नारियों का अध्यक्ष। मौर्यकालीन प्रांत मंडलों में मंडल जिलों में तथा जिले स्थानीय निकायों में बटे हुए थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी, जो 10 गांवों पर का शासन संभालती थी। नगर का शासन प्रबंध 3 सदस्यों का एक मंडलीय करता था, जो 6 समितियों में बटा था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और इन समितियों के कार्य निम्नवत थे। मौर्य साम्राज्य के प्रांत देखो, उत्तरापथ जो था वो पाकिस्तान तक्षशिला था। प्राच्य और मध्य प्रदेश जो था वो बिहार पाटलिपुत्रा था। अवंती जो था मध्य प्रदेश उज्जैनी था। कलिंग जो था उड़ीसा, दक्षिणा उड़ीसा तोशली था। और दक्षिणापथ आंध्र प्रदेश स्वर्णगिरी था। देखो, नगर का प्रशासन प्रबंधन 30 सदस्य का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में बटा था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और इन समितियों के कार्य निम्नवत थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म और मरण का लेखा जोखा। चतुर्थ समिति व्यापार व वाणिज्य। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। सैन्य विभाग की 6 समिति थी, प्रत्येक में 5 सदस्य में विभक्त था। ये समितियां पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना तथा सैनिक यातायात के लिए थे। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सम्राट स्वयं न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर संग्रह, धोरणामुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्रा का केंद्रीय न्यायालय था। सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे: धर्मस्थली और कंटक शोधन। धर्मस्थली न्यायालय दीवानी अदालतें थी, जबकि कंटक शोधन अदालतें फौजदारी अदालतें थी। अर्थशास्त्र का संपूर्ण 4था अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया है। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। मौर्य काल में पहली बार रास्ता प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योग का संचालन भी स्वयं करता था और इसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र और व्यवसाय आदि। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी। इन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। स्वाम्य से भूमि पर भक्ति का अधिकार सिद्ध होता है। ऐसे भूमि क्रय विक्रय का अधिकार मिल जाता था। जो लोग जब स्वयं सिक्के बनाते थे तो उन्हें राज्य के 13.5% ब्याज और रूपिका और परीक्षण के रूप में देना होता था। मौर्य काल में चांदी की हाथ मुद्राएं प्रचलित थीं, पर मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की मोहर अंकित होती थी। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। बलि भी एक प्रकार का भू राजस्व था, जबकि हैरनय नामक कर अनाज के रूप में न होकर नकद लिया जाता था। ठीक है ना। वनिक कर नाव और पत्तन कर और चारागाहों पर, सड़कों पर कर और अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, जिससे होने वाली आय सीता कहलाती थी। भूस्वामी को क्षेत्रक और काश्तकार को उपवास कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन करना सेतुबंद कहलाता था। सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। पिंडकर पूरे गांव से एक बार वसूल किया जाता था, जबकि बीबित पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विष्टि कहा जाता था।
माप तौल का निरीक्षण प्रत्येक चौथे महीने किया जाता था। कम तौलने वाले को दंड दिया जाता था। विदेशी वस्तुओं पर 4% बिक्री कर लगाया जाता था तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगाया जाता था। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई और इसके बाद 50 वर्षों तक इसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चला। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल मगध का शासक बना, जिसे दिव्य वादान में धर्म विवर्धन कहा गया है। ये उस समय जलौक कश्मीर का शासक था। अशोक का ही पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। अशोक का ही पुत्र वीरसेन था जो गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का शासन उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। अशोक ने नागा अर्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दिया। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गंगे घाटी के चंबल नदी से संबद्ध क्षेत्र रह गए थे। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनका आक्रमण हुआ। कलिंग के शासक खारबेल ने संभवतः इसी शताब्दी के ईसा पूर्व में अंत में मगध पर 2 बार आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकल सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्रा पर हुआ था। 72 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत तब हुआ जब इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वासुमित्र ने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहन ने अपदस्थ कर दिया और इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाणकालीन अवशेष भी बिहार के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत ये मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया। शुंग वंश लगभग 184 से 72 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा शुंग राजवंश की स्थापना हुई। शुंग ब्राह्मण पुरोहित थे। अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। दिव्य वादान के अनुसार वह पुष्य धर्म का पुत्र था। एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय बृहद्रथ की उसने धोखे से हत्या कर दी। उसने सेनानी उपाधि धारण की थी। राजा बनने के बाद भी उसने अपनी यह उपाधि बनाए रखी। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्शों जो कि अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया और वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। विदर्भ युद्ध। तो मालविका निगमित्रम के अनुसार मालविका निगमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र के काल में लगभग 184 ईसा पूर्व में विदर्भ का युद्ध लड़ा गया। इसमें पुष्यमित्र की विजय हुई और राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी। इस राज्य का एक भाग माधवसेन को प्राप्त हुआ। दोनों भागों के नरेश ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया और पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। यवनों का आक्रमण बृहद्रथ के काल से पुष्यमित्र के काल तक यवनों के 1 या 2 आक्रमण हुए और पुष्यमित्र के हाथों सेनापति और राजा के रूप में उन्हें पराजित होना पड़ा। ये पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। शुंग साम्राज्य का शासन। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में अयोध्या और विदिशा सम्मिलित थे और विदर्भ राज्य उसके अधीन था। दिव्य वादान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। पुष्यमित्र दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। शासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में स्थिरता आ गई थी और सामंतीकरण की प्रवृत्तियां सक्रिय होने लगी थी। शुंग काल में राजधानी हालांकि पाटलिपुत्रा थी, किंतु विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ता गया। कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्रा का स्थान ले लिया। पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया और उसने अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्धों द्वारा यवनों की मदद करने के कारण पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया।
पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान के अनुसार पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था, उसे बौद्ध विरोधी कहना पूरी तरह से सच नहीं है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान के अनुसार पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर रखा था, अतः उसे बौद्ध विरोधी कहना पूरी तरह सच नहीं है। पुराणों के मुताबिक पुष्यमित्र ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। अग्निमित्र 184 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसने कुल 8 वर्षों तक यानी लगभग 140 ईसा पूर्व तक शासन किया। वहीं कालिदास के नाटक मालविका निमित्रम का नायक है। अग्निमित्र के बाद वासुज्येष्ठ और असुज्येष्ठ राजा हुआ। वासुमित्र से देवभूति तक 140 से 72 ईसा पूर्व। शुंग वंश का चौथा राजा वासुमित्र हुआ, जिसने यवनों को पराजित किया था। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। उसने 10 वर्षों तक लगभग 130 ईसा पूर्व तक राज्य किया। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मुजदेव और मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। वासुमित्र के बाद क्रमशः अंद्रक और पुलिंदक और पुंडलिक, घोषा और ब्रजमित्र राजा हुए। इस वंश का नवा शासक भागवत और मागधर्म था। वह शक्तिशाली राजा हुआ। उसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियोलकीरस का राजदूत हेलियोडोरस उसे विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम नरेश देवभूति था। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। देखो, इसमें कहता है कि वह अत्यंत विलासी शासक था। उसके कनव अमात्य वासुमित्र ने उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार शुंग वंश का अंत हो गया। शुंग वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक रोके रखा। शुंगकालीन संस्कृति कैसी थी? शुंग काल में समाज में बाल विवाह प्रचलित हो गया था। कन्याओं का विवाह 8 से 12 साल की आयु में किया जाने लगा था। इस काल में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी, तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर थे। मृगु, कच्छ, सुपारक, तम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, स्वर्ण और स्वर्ण मासिक कहा जाता था। तांबे के सिक्के करशापन कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण और धारण शब्द का उल्लेख मिलता है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत काव्य की भाषा न रहकर लोकसभा के रूप में परिणित हो गई। संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का प्रमुख योगदान था। पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर आधारित एक महाभाष्य लिखा। महाभाष्य के अलावा मनुस्मृति का मौजूदा स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया। कुछ विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व और अश्वमेध का भी परिवर्तन हुआ। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। शुंगकाल के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। भरूच, सांची, बेसनगर की कला भी उत्कृष्ट है। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। इस पर भी भरहुत के चित्रों के समान चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। शुंग काल में हुआ था, इस पर मिले हैं। इस उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, नित्यति, रतन, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख है। एक चित्र में रथारूढ़ सूर्य और दूसरे में श्री लक्ष्मी का अंकन अत्यंत कलापूर्ण है। कण्व वंश को देखो, 72 से 27 ईसा पूर्व। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करके उसके अमात्य मंत्री वासुमित्र ने एक नए वंश कण्व राजवंश की स्थापना की। शुंगों के समान कण्व भी ब्राह्मण थे। वासुमित्र ने कुल 9 वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद 3 राजा भूमिमित्र, नारायण मित्र, सुशर्मा और 14 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्षों तक रहा। सुशर्मा इस राजवंश का आखिरी शासक था। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश का अंत हो गया। वासुमित्र से लेकर सुशर्मा तक इस वंश के 4 राजाओं ने 72 से 27 ईसा पूर्व तक शासन किया। कुषाण वंश पहली दूसरी शताब्दी, प्रथम सदी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ।
कुषाण शासक कनिष्क 78 से 125 ईस्वी द्वारा पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले जाने की चर्चा मिलती है। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा। अन्य विद्वान मगध पर शक मुरंडाओं का निमंत्रण मानते थे। मगध पर आंध्र वंश के शासन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद विकेंद्रीकरण के युग की शुरुआत हुई। ये काल 4वीं सदी ईस्वी तक चलता रहा। गुप्त वंश। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराजा गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। महाराजा गुप्त का वास्तविक नाम गुप्त और श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच जो श्रीगुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्त के पूजा तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों से इसे गुप्त वंश का प्रथम शासक अधिराज बताया गया है। स्कंदगुप्त के सूपिया रीवा के लेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्रारंभ होती है, परंतु गुप्त लेखों में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, किंतु घटोत्कच के समय में सबसे पहले गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की। आरंभ में महाराजा गुप्त और घटोत्कच कुषाण राजाओं के समान और अत्यंत साधारण शासक थे, जिनका राज्य मगध के आसपास ही सीमित था। इन दोनों राजाओं ने 318 से 319 ईस्वी के आसपास मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 325 ईस्वी। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। इसका राज्यारोहण 319 ईस्वी में हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करना था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के विविध प्रकार के सिक्के गाजीपुर, टंडा, फैजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर, बयाना, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इस काल के स्वर्ण और चांदी के काफ़ी सिक्के मिले हैं। गुप्त वंश के सबसे चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के सिक्के चलवाए। B.A. स्मिथ के अनुसार कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त किया। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह के उपरांत महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की तथा विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के का चलन करवाया। देखो, चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था। वायुप्रांत में मगध और साकेत पर चंद्रगुप्त द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता है। राय चौधरी के अनुसार कौशांबी और कौशल के महाराजाओं को हराकर चंद्रगुप्त ने उनके राज्यों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन प्रारंभ किया और इस संवत का प्रारंभ 320 ईस्वी में किया गया था। समुद्रगुप्त। देखो, समुद्रगुप्त 325 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 325 ईस्वी में उसका पुत्र समुद्रगुप्त पराक्रमक सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। उसका शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैन्य योग्यता वाला सम्राट था और महान विजेता था। उसने अपने विभिन्न युद्धों में समुद्रगुप्त ने विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया, जिससे उसकी कूटनीतिक एवं राजनीतिक सूझबूझ का परिचय मिलता है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का उदारक संरक्षक भी था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का बहुत शौक था। उसने कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ सम्राट था जिसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया और उसे धर्म प्रचार यानी धर्म का प्राचीर कहा गया है। उसके काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। समुद्रगुप्त का साम्राज्य। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत उसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासन और पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां भी उसके अधीन थी। वस्तुतः समुद्रगुप्त ने अपने पिता से प्राप्त राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया और समुद्रगुप्त के इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना या नहीं, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सर्वप्रथम रामगुप्त के इतिहास का पुनः निर्माण करने वाले विद्वान राखलदास बनर्जी थे।
जिन्होंने एक व्याख्यानमाला के दौरान 1924 में रामगुप्त के शासनकाल को प्रमाणित करने का प्रयास किया। विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। दोनों भाइयों में बड़ा होने के कारण रामगुप्त पिता की मृत्यु के बाद 373 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, परंतु वह निर्बल और कायर शासक था। उसके काल में शासकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें रामगुप्त पराजित हुआ और वह अत्यंत अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य हुआ। संधि की शर्तों के अनुसार उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी धर्मस्वामिनी को शकराज को भेंट में दे देना स्वीकार कर लिया। उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त स्वभाव से बड़ा वीर और स्वाभिमानी था। उसे यह शर्त अपने कुल की मर्यादा के विपरीत लगी और फलस्वरूप उसने छद्म वेश में जाकर शकपति की हत्या कर दी। इस कार्य से उसकी लोकप्रियता बढ़ी और अवसर का लाभ उठाते हुए उसने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और मगध का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्ता देवी से उत्पन्न हुआ था। वह गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। देवी चंद्रगुप्त और हर्षचरित्र में राजेंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी शक पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। 389 ईस्वी में शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की प्रथम ज्ञात तिथि गुप्त संवत 61 अर्थात 380 ईस्वी है, जो उसके मथुरा स्तंभ से प्राप्त होती है। एक लेख उसके शासनकाल के 5वें वर्ष का है। उसने 375 से 415 ईस्वी तक कुल 40 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि थे। उसने विक्रमांत, पारम, भागवत आदि उपाधियां भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। उसने अपने समय के 3 प्रमुख राजवंशों नागवंश, वकाटक वंश और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया। उसने एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। वकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। 390 ईस्वी में रुद्रसेन का निधन हो जाने के कारण प्रभावती अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन की संरक्षिका बनी। प्रभावती गुप्त के सहयोग से चंद्रगुप्त ने गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। वकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया गया। अपने विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने काशी के नजदीक नगवा नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किए। कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में हुआ। श्रृंगार प्रकाश तथा क्षेमेंद्र कृत औचित्य विचार चर्चा के अनुसार चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके काल में पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें महाकवि कालिदास अग्रगण्य थे। कालिदास के अलावा विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरि, छपनक, उमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, मरा, मिहिर, भरूची जैसे विद्वान शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक, वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित था और एक कवि था। उज्जैनी में कवियों की परीक्षा लेने हेतु एक विद परिषद थी जिसने कालिदास, भृतमेट और अमरु, भारवी, हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त आदि कवियों की परीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन भी था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसके भ्रमण वृत्तांत फोगोकी चंद्रगुप्तकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्षण का काल रहा। फाहियान के विवरण से चंद्रगुप्त के शासनकाल में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि और सहिष्णुता आदि से स्पष्ट सूचनाएं प्राप्त होती है। मेहरौली, लौह स्तंभ और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दिल्ली में स्थित मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जिसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया। इस लेख की लिपि गुप्त काल की है। इस लौह स्तंभ को लेकर विद्वानों के बीच हालांकि मतभेद है, किंतु इसमें वर्णित विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। शक राजा के समक्ष घुटने टेकने वाले रामगुप्त के दौर में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने कौशल एवं बाहुबल से शकपति की हत्या की और साम्राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वी प्रदेशों, बंगाल आदि पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय की भी पुष्टि मेहरौली के स्तंभ लेख से होती है। वह विष्णु का भक्त था और उसकी प्रिय उपाधि परम भागवत थी। संभवतः मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने पिता की याद में उत्कीर्ण करवाया होगा।
कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। कुमारगुप्त का गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई था जो कुमारगुप्त के समय बसाड़ यानी वैशाली का राज्यपाल था। कुमारगुप्त का प्रथम शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। उसके काल में गुप्त साम्राज्य उन्नति की प्रकाशटप था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमारगुप्त ने संगठित और सुशासित बनाए रखा। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत किया। उसकी पूरी तरह रक्षा की। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक 415 से 455 तक शासन किया। स्कंदगुप्त हो गया 455 से 467। कुमारगुप्त प्रथम के निधन के बाद उसका सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 455 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 यानी 455 ईस्वी अंकित है। गढ़वा अभिलेख और चांदी के सिक्कों में अंतिम तिथि गुप्त संवत 148 यानी 667 उत्कीर्ण है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसने 12 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त का एक महान विजेता और कुशल प्रशासक था। कुमारगुप्त के पुत्रों में सर्वाधिक योग्य और विद्वान था। बौद्ध धर्म अर्ध आर्य मंजूश्री मूल कल्पम में भी स्कंदगुप्त के श्रेष्ठ विद्वान और धर्म वात्स्य शासक कहा गया है। हुनों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी सदी तक रोककर उसने महान सेवा की और अपने इस वीरोचित कृत्य के कारण वह देश रक्षक के रूप में जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र पुरुगुप्त गुप्त वंश का सम्राट बना, किंतु स्कंदगुप्त ने उसकी हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। स्कंदगुप्त के प्रारंभिक वर्ष अशांति और कठिनाइयों से भरे थे, किंतु तलवार के बल पर उसने तत्कालीन परिस्थितियों से निपटकर अपना मार्ग प्रशस्त किया। उसने अपने पिता के शासनकाल में पुष्यमित्र को पराजित करके अपनी वीरता का परिचय दिया था। राजा बनने के पश्चात उसके सामने दूसरी विपत्ति आई, जो हुनों मध्य एशिया के बर्बर योद्धा का प्रथम भारतीय आक्रमण था, जिसने गुप्त साम्राज्य को झकझोर दिया। परंतु हुनों के गर्व को चूर कर उन्होंने देश के बाहर भगा दिया। स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह से परास्त किया और उन्होंने देश से बाहर खदेड़ा, जिसका प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त से पराजित हुन जो है वो गंधार अफगानिस्तान में बस गए, जहाँ वे ईरान की ससानी राजाओं के साथ संघर्ष में उलझे रहे। 484 ईस्वी में ससानी नरेश फिरोज की मृत्यु के बाद हुन पुनः भारत की ओर बढ़े। स्कंदगुप्त ने हुनों को 460 ईस्वी के पूर्व ही पराजित कर दिया था। हालांकि क्योंकि उसके बाद के अभिलेखों में सदैव शांति कायम रहने की बात का उल्लेख है, स्कंदगुप्त ने उथल पुथल मचा रहे वकाटकों को भी नियंत्रित किया। वे गुप्त साम्राज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करते रहते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक के प्रदेशों पर शासन करने वाला स्कंदगुप्त साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसने अपने प्रजा के सुख और दुख को निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया। इस कष्ट के निवारणार्थ सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, जो गिरनार नगर का नगरपति था, ने 2 माह के भीतर ही उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। ये बांध 100 हाथ लंबा और 68 हाथ चौड़ा था। सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। अशोक के समय में यवन जातीय तुषाशस्प ने इस झील पर बांध का निर्माण करवाया। पहली बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी के समय ये बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यपाल की सुविशा के निर्देशन में किया। स्कंदगुप्त एक घनिष्ठ धर्मनिष्ठ वैष्णव था। उसकी उपाधि परम भागवत थी। उसने भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। स्कंदगुप्त धार्मिक मामलों में पूर्ण रूप से उदार और सहिष्णु था। उसने अपने साम्राज्य में अनेक धर्मों को विकसित करने का भी अवसर दिया। 467 ईस्वी में उसका निधन हो गया और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। गुप्तकालीन कला संस्कृति कैसी थी? तो बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी में हुआ था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसी ने गुप्त संवत की भी उसी समय प्रचलन में प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। वह एक महान विजेता था। उसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया और उसकी विजय की वैज्ञानिक चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है।
उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और पश्चिम मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्षण का काल था। गुप्त साम्राज्य के काल को विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का काल माना जाता है। राजनैतिक शांति और सुदृढ़ता और आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल के विख्यात विद्वानों में ब्राह्मणिर, आर्यभट्ट, ब्राही गुप्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में उनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमार गुप्त था। कालांतर में विद्या का प्रमुख केंद्र बना, जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी विद्या उपार्जन हेतु आते थे। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का उल्लेखनीय विकास हुआ और हिंदू धर्म का जो वर्तमान रूप हम देखते हैं वह इसी काल में विकसित हुआ। कला के क्षेत्र में बिहार के संदर्भ में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण है। स्कंद गुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख शासक हुए। पुरुष गुप्त 467 से 473 ईस्वी। स्कंद गुप्त को कोई संतान नहीं थी, ठीक है ना। तो स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद सिंहासन पर पुरु गुप्त बैठा। पुरु गुप्त कुमार गुप्त का पुत्र था और स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। वृद्धावस्था में सिंहासन पर बैठने के कारण वह शासन जो है सुचारू रूप से नहीं चला पाया और साम्राज्य पतन उन्मुख हो गया। पुरु गुप्त बौद्ध मत को मानता था, ठीक है ना। कुमार गुप्त द्वितीय 473 से 477 ईस्वी। पुरु गुप्त का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ लेख में कुमार गुप्त द्वितीय के संदर्भ में गुप्त संवत 154 यानी 473 ईस्वी अंकित है। बुद्ध गुप्त कौन था? बुद्ध गुप्त है 477 से 485 ईस्वी। कुमार गुप्त द्वितीय के बाद बुद्ध गुप्त शासक बना। नालंदा से प्राप्त मोहर के अनुसार बुद्ध गुप्त पुरु गुप्त का पुत्र था। उसकी माता का नाम चंद्र देवी था। बुद्ध गुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि सारनाथ लेख से गुप्त संवत यानी 477 ईस्वी है। बुद्ध गुप्त ने 477 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया और रजत मुद्राओं पर अंकित तिथि 485 ईस्वी तक शासन किया। स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने एक बड़े प्रदेश पर शासन किया। हिमसंग के अनुसार वह बौद्ध मतानुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी धन दान दिया। वह आखिरी गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर नालंदा तक, मालवा से लेकर बंगाल के पूर्वी भाग तक शासन किया। नरसिंह गुप्त बालादित्य। बुद्ध गुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंह गुप्त बालादित्य शासक बना। इस काल में साम्राज्य 3 भागों में मगध, मालवा और बंगाल में बंट गया। मगध में नरसिंह गुप्त, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त और बंगाल क्षेत्र में वैन्यगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। नरसिंह गुप्त इन तीनों शासकों में शक्तिशाली था। उसने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में अपना अधिकार मजबूत कर लिया। नरसिंह गुप्त की सबसे बड़ी सफलता हुनों को पराजित करना था। क्रूर और अत्याचारी हुन राजा मेहरकुल, जिसने मगध पर आक्रमण किया, को पराजित करके नरसिंह गुप्त की सेना ने बंदी बना लिया, किंतु अपनी माता के आग्रह पर नरसिंह गुप्त ने मेहरकुल को मुक्त कर दिया, जिसे मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया। जनश्रुतियों के अनुसार मेहरकुल अत्याचारी, मूर्तिभंजक और बौद्धों का हत्यारा था, परंतु वह एक कट्टर वैष्णव भी था जिसने मिहिरेश्वर मंदिर की स्थापना की। नरसिंह गुप्त की धनुधारी प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। नरसिंह गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने अपने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। उसने अपने राज्य को स्तूपों और विहारों से सुसज्जित करवाया था और उसी के काल में वसुबंधु का निधन हुआ। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। उसने बौद्ध धर्म अपना लेने के बावजूद पूर्वजों की तरह परम भागवत की उपाधि ग्रहण की। कुमार गुप्त तृतीय था। कुमार गुप्त तृतीय नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठा। भीतरी और नालंदा के मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्रदेवी मिलता है। कुमार गुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके संदर्भ में ताम्रपत्र में गुप्त संवत 224 यानी 543 ईस्वी अंकित है। विष्णुगुप्त हो गया। विष्णुगुप्त कुमार गुप्त का तृतीय का पुत्र था। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेखों में विष्णुगुप्त का उल्लेख है। उसने 550 ईस्वी तक मगध पर शासन किया और उसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या है? तो गुप्त साम्राज्य का पतन 467 ईस्वी में स्कंद गुप्त के निधन के बाद से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों में कोई भी महत्वाकांक्षी, पराक्रमी, योग्य और कुशल साबित नहीं हुआ, बल्कि वे अपने पूर्वजों की भांति वैष्णव और परम भागवत की जगह बौद्ध मतानुयायी तथा अहिंसा के उपासक थे, जो दान पुण्य में लिप्त हो गए थे। इस कारण वे साम्राज्य की रक्षा व विस्तार करने में असमर्थ साबित हुए। परिणामतः 550 ईस्वी में विष्णुगुप्त के निधन के साथ ही मगध में स्थापित गुप्त वंश का शासन समाप्त हो गया। मगध
के प्रवर्ती गुप्त शासक 480 से 725 ईस्वी। 5वीं-6वीं शताब्दी में बिहार के कुछ भागों में प्रवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिनकी प्राप्ति गया शाहबाद जिले के क्षेत्र में हुई। इस वंश का संस्थापक कुमारगुप्त 480 से 502 ईस्वी था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उसका संबंध महान गुप्त शासकों में से क्या था। कृष्णगुप्त और उसके दो उत्तराधिकारी हर्षगुप्त तथा जीवितगुप्त ईस्वी को मुख्य गुप्त वंश के शासक के सीमांत रूप से माना जाता है। इस वंश के एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तथा सत्ता विस्तार करने के और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्ता को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया। इसी बीच इस क्षेत्र में गौड़ बंगाल के शासक शशांक के भी अभियान शुरू हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था, जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने ग्रहवर्मन का वध भी कर दिया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पूर्व तक बिहार के क्षेत्र का इतिहास नितांत संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते रहे। 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग को उसके नियंत्रण में आ गया। उसने प्रवर्ती गुप्त शासकों के माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, ताकि शशांक द्वारा किसी आक्रमण का निदान आसानी से कर सकें। हर्ष की मृत्यु के पश्चात बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक एकता का युग समाप्त हो गया। माधव गुप्त, जो हर्ष का मित्र था, हर्ष के साथ कई युद्धों में भाग भी ले चुका था, उसने भी हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अराजकता के युग में मगध के एक नए राजवंश की नींव डाली। ये राजवंश उत्तरकालीन गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस नवीन राजवंश के शासक आदित्य सेन के अतिरिक्त शेष सभी राजाओं के नाम के अंत में गुप्त शब्द आता है, इसलिए इसे मगध का उत्तर गुप्त वंश भी कहते हैं। अपसड़ अभिलेख में 8 गुप्त राजाओं का उल्लेख है। कुमार कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और माधव गुप्त और आदित्य सेन। देववर्नाक अभिलेख में 3 अन्य राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है: देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवितगुप्त द्वितीय। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई थी, जिसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। इसका राज्य मगध, उत्तर पूर्वी बिहार, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र तक विस्तृत था। संभवतः पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर भी इसका नियंत्रण था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया और इस वंश का अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय था, जिसका वध 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने इस वंश का अंत कर दिया। वाक्यपति राजकृत गोंडवाहों से पता चलता है कि यशोवर्मन ने पूर्वी भारत पर आक्रमण कर मगध के शासक की हत्या कर दी थी। इस मगध नरेश की पहचान प्राय जीवितगुप्त द्वितीय के रूप में होती है। जीवितगुप्त द्वितीय के साथ ही उत्तर गुप्त वंश के शासक का अंत हुआ और इस क्षेत्र में पुनः अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। माधव के देववर्नाक से जीवितगुप्त का ही उल्लेख मिलता है। वह इस वंश का अंतिम महान शासक था। जीवितगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 715 से 725। जीवितगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 715 से 725 में माना गया है। मौखरी वंश हो गया। गया जिले के निवासी मौखरी लोग गुप्त राजवंश के समय सामंत थे। वे चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के पतन के दौर में क्रम से 510 ईस्वी में शक्तिशाली होने लगे और लगभग 550 में काफ़ी शक्तिशाली हो गए। मौखरी वंश के लोग दोआब क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश और कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3वीं सदी में फैले थे। मौखरी वंश के शासक को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमारगुप्त से युद्ध हुआ था, जिसमें कुमारगुप्त ने मगध को मौखरी वंश को ईशान वर्मन से छीन लिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुप्त वंश के काल में मगध 2 प्रकार के वंश, उत्तर गुप्त वंश और जिसके शासक थे कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त और जीवितगुप्त, और मौखरी वंश के शासक सामंत प्रभावशाली स्वतंत्र होने की दिशा में सक्रिय थे। मौखरी वंश का सामंत अपनी राजधानी कन्नौज ले गए थे और वहां वह गुप्त राजवंश के अधीन सामंती यानी महाराज थे, परंतु उनकी नज़र मगध पर थी। कन्नौज का पहला मौखरी शासक सामंत हरिवर्मन था। उसने 510 में अपना शासन प्रारंभ किया। हरिवर्मन का पुत्र आदित्य वर्मन था, जिसका विवाह मगध के उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी हर्षगुप्ता के साथ हुई। फिर आदित्य वर्मन का पुत्र ईश्वर वर्मन उत्तराधिकारी बना। ईश्वर वर्मन का विवाह उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी गुप्ता के साथ हुआ।
मगध के उत्तर गुप्त वंशीय प्रारंभिक शासकों कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त के संबंध में मगध पर नजर रखने वाले कन्नौज के मौर्य सामंत हरिवर्मन, आदित्य वर्मन और ईश्वर वर्मन में मित्रता रही है, किंतु मगध के उत्तर गुप्त वंशीय चौथे शासक कुमारगुप्त और मौर्य शासक ईशावर्मन के बीच भारी युद्ध हुआ, जिसने ईशान वर्मन पराजित हुआ और 3 पीढ़ियों से चले आ रहे मित्रता के संबंध शत्रुता में परिणत हो गए। जैसे मौर्य जो है ये मगध संबंध है। मौर्य और मगध का संबंध क्या था कि मौर्य वंश का संस्थापक हरिवर्मन था। 510 ईस्वी में कन्नौज में शासन में वंश प्रारंभ किया। आदित्य वर्मन हरिवर्मन का पुत्र था, मगध से विवाह संबंध था इसका। ईश्वर वर्मन जो है आदित्य वर्मन का पुत्र था, मगध से विवाह संबंध था इसका। ईशान वर्मन जो था ईश्वर वर्मन का पुत्र था, मगध के कुमारगुप्त से युद्ध में पराजित हुआ था। सर्व वर्मन ईशान वर्मन का पुत्र था। उसने अपने पिता का बदला मगध पर आक्रमण और विजयी रहा। सूर्यवर्मन हो गया, जिसका उल्लेख हरहा लेख में मिलता है, जो संभवतः ईशान वर्मन का भाई था। उसकी मृत्यु ईशान वर्मन के काल में ही हो गई थी। सर्ववर्मन द्वारा मगध के दामोदर गुप्त पर विजय और मगध पर अधिकार। सर्ववर्मन के समय मौर्य उन शक्तिशाली में से हो गए थे। मगध में मौर्य आधिपत्य अंतर्गत लाने वाला प्रथम शासक सर्ववर्मन था। सर्ववर्मन मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने एक बड़े भूभाग 585 ईस्वी तक शासन किया। अवंती वर्मन जो है हर्षवर्मन का पुत्र था। शासनकाल 585 से 600 ईसा पूर्व। मगध के महासेन गुप्त अवंती वर्मन का सामंत था। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंती वर्मन को महाराजाधिराज कहा गया है। अवंती वर्मन ने अपने पुत्र का वैवाहिक संबंध थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश की राज्यश्री के साथ स्थापित किया, जो उस समय की बेहद महत्वपूर्ण घटना थी। ग्रह वर्मन अवंती वर्मन का पुत्र उत्तराधिकारी शासक बना 600 से 605 ईस्वी, परंतु मगध पर ग्रह वर्मन का अधिकार समाप्त हो गया। वह केवल कन्नौज का शासक था। मगध में ग्रह वर्मन का छोटा भाई सुचंद्र वर्मन ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। नालंदा लेख में सुचंद्र वर्मन को अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी और महाराजाधिराज कहा गया है। उत्तर गुप्त काल में बिहार के अन्य प्रमुख राजवंश, जैसे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक आदित्य सेन था। बंगाल अभियान से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर अधिकार कर लिया और तिरहुत पर अधिकार करके राजधानी लौटने के दौरान वे एक षड्यंत्र में मारा गया। 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार जमा लेने के पश्चात फिरोज तुगलक ने यहाँ एक नए राजवंश वैनवार वंश का शासन प्रारंभ किया। वैनवार वंश ने तिरहुत में 200-300 सालों तक शासन किया। वैनवार वंश के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा शिव सिंह की छत्र छाया में अमर कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में युद्ध छिड़ा रहता था। उस समय मिथिला में राजनीतिक अंधकार छाया हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया। महेश ठाकुर के वंश के शासक ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल 14वीं सदी माना जाता है। चंदेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ से कृत्य रत्नाकर का संकलन किया था। कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि और शिव के उपासक थे। देखो, पूर्व और मध्यकालीन बिहार आ गया। इसमें कहता है कि पालकालीन बिहार। तो हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पालवंश का अभियुद्ध हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 से 770 ईस्वी था, जिसने इस वंश का अधिकार शीघ्र ही बिहार के क्षेत्रों में विस्तृत कर दिया। कुछ समय के लिए पाल शासक ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्दाश में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरा स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्व में सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया। उसके समय में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए। बौद्ध धर्म के प्रचारक दाता के रूप में वे प्रसिद्ध थे। मिहिर भोज
मिहिर भोज और महेंद्रपाल शासक में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनरुद्धार हुआ। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, जिसका लाभ उठाकर बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गए और सेन शासक ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमट कर रह गई। रामपाल के मृत्यु उपरांत गढ़वाल ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। सेन शासक क्रम से विजय सेन और बल्लाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इस वातावरण में बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों के आक्रमण आरंभ हो गए। तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलता है। यह कर उस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था और उसे तुर्कों के आक्रमण को रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की। उसने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए। ओदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासनकाल में संगठित हुए। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित और अतिश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद भी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आया। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। इस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशी शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। इस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान भी दिया। पाल शासक ने मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। पाल काल में गौतम बुद्ध और ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर से बनाई जाती थी। पाल शासक देखो, पाल वंश में गोपाल सबसे पहला शासक था। गोपाल 750 से 770 ईस्वी। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। वह एक योग्य और कुशल शासक था और अपने पाल वंश का अधिकार बिहार क्षेत्र में फैलाया। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक अर्थात 20 वर्षों तक शासन किया। उसने उदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गोपाल ने धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, ठीक है ना। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से सिंहासन पर आसीन हुआ और वह पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जो कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। उसने अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महाविहार और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु 200 गांव दान में दिए। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया और धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। देवपाल ने भी कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की अवनति प्रारंभ हुई। विग्रहपाल से महिपाल तक 850 से 1038 ईस्वी। देवपाल के बाद विग्रहपाल 850 से 854 ईस्वी। नारायणपाल 854 से 915 ईस्वी। राज्यपाल 915 से 940 ईस्वी। गोपाल 907 द्वितीय 960 से और विग्रहपाल 960 से 988 ईस्वी शासक बने। तत्पश्चात महिपाल प्रथम के समय में 988 से 1038 में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। रामपाल 1097-98 इस वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश जो था वो 1098 से 1325 ईस्वी के बीच था। बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियान की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील थी। रामपाल के शासनकाल में 1097-98 में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ था, जिसका संस्थापक नानादेव एक महान शासक था। 1098 से 1133 ईस्वी था। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था। 1133 से 1187 ईस्वी था। उसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि गंगदेव के बाद उसका पुत्र नरसिंह देव 1187 में गद्दी पर बैठा और 38 वर्षों तक शासन किया। नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंह द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। इसी के कारण नरसिंह देव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंह देव ने भी उसे
नजराना और भेंट देकर संतुष्ट किया। इस समय नरसिंह देव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों में फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में बिहार में तुर्क प्रांतपति द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए और समकालीन तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनाओं तुगरिल तुगन के असफल अभियान की चर्चा की। उस समय तिरहुत पर राम सिंह देव 1225 से 1276 ईस्वी का शासन था। राम सिंह देव का पुत्र उत्तराधिकारी शक्ति सिंह देव एक दुर्बल शासक था, परंतु उसके हरि सिंह देव को नाना देव से भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कर्नाटक शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तान का संपर्क निरंतर बना रहा। सामान्य स्थित दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार और बंगाल क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाटक शासकों के नजराना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र की विजय अंततः गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में हुई। उस समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया तथा उसी की वजह से उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय हो गया। परंतु हरि सिंह देव 1279 से 1325 एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई और समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है उसी की विशेषताएं इसी काल से जुड़ी हुई हैं। देखो, मध्यकालीन बिहार हो गया। बिहार में तुर्क शासन हो गया। 12वीं 13वीं शताब्दी के मोड़ पर तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजन रेखा के साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट वंश द्वारा शासित था, जबकि दक्षिण बिहार के छोटे छोटे शासक के अधीन थे। पठारी क्षेत्र में छोटे नागपुर के नागवंश की चर्चा मिलती है, परंतु विस्तृत रूप से नहीं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि उस समय पृथक क्षेत्र और संगठित राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हिसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर सैनिक अभियान शुरू किया। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का शासक इंद्रद्युम्न पाल था। मनेर को अपने सैनिक अभियान का केंद्र बनाकर 1198 से 1204 के बीच उसने मगध और अन्य राजाओं को आत्मसमर्पण हेतु विवश किया। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी, जो 1198 में संपन्न हुई। तत्पश्चात उसने 1203 से 4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर बिना लड़े ही पलायन कर गया। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इसके साथ ही बंगाल के अधिकांश भाग भी इसके अधिकार में आ गए। इब्ने बख्तियार ने इस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती में बनाई। लखनौती को लक्ष्मण बट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से ऐबक के अधीन इस क्षेत्र में शासन करता रहा। उसकी मृत्यु 1206 के पश्चात ऐबक ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। भौगोलिक कारणों से उस समय बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां एक समान बनी रही। सल्तनत काल में बंगाल में कई बार स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। बंगाल के शासक हमेशा बिहार पर नियंत्रण का प्रयास करते रहे, क्योंकि वे दिल्ली की ओर से होने वाले किसी आक्रमण की स्थिति के लिए बिहार को एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में विकसित करना चाहते थे। फलतः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और लखनौती यानी बंगाल बिहार का क्षेत्र जो था वो दिल्ली और लखनौती यानी बंगाल के सुल्तानों के बीच के संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। बिहार के क्षेत्र में इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी अभियान आक्रमण हुए। इन सभी ने बिहार पर अपना वर्चस्व कायम करने के प्रयत्न किए। लगभग 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी वहां नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे। इसके बाद बलबन ने इस क्षेत्र में अभियान किया और तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। इस समय तुर्कों का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर स्थापित था। तुगलक के समय मुख्य रूप से बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का महत्वपूर्ण वर्चस्व कायम हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने हेतु मजबूर कर दिया। इस प्रकार तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और इस क्षेत्र को तुगलकपुर का नाम रखा गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। दरभंगा में सुल्तान ने एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। समकालीन सूफी संत हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफाया जैसी रचनाओं में तुगलक काल में बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दक्षिण बिहार वर्तमान झारखंड क्षेत्र से होते हुए 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान किया गया।
सीरत फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से मुलाकात करने की चर्चा मिलती है। गया और पटना क्षेत्र में उसके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों से फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों से फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तुगलक के काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। बिहार का नाम बिहार संभवतः इसी काल में पड़ा। बिहार शरीफ में उदंतपुरी महाविहार और अन्य विहार यहाँ मौजूद थे। माना जाता है कि इन्हीं विहारों के कारण राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार में अफगान शक्ति कौन थी? भारत पर तैमूर के आक्रमण 1398-99 में हुए। इसके परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य विघटित होने लगा। इस समय बिहार का क्षेत्र अपने निकटवर्ती जौनपुर के संगठित राज्य के प्रभाव में आ गया। जौनपुर राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक और दक्षिण में बक्सर तक हुआ। शेष भाग पर बंगाल के शासकों का प्रभाव था। बिहार के क्षेत्र पर अधिकार के लिए जौनपुर के शर्की बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच लंबा संघर्ष चला। यह लड़ाई जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के मध्य लड़ी गई। बिहार शरीफ स्थित लोधी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोधी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह शर्की को हराकर बिहार के दरिया खान नोहानी को गवर्नर नियुक्त किया। 1504 में सिकंदर लोधी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित कर उसके साथ संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर को सीमा रेखा निश्चित कर दिया। लोधी शासक के काल में बिहार में नोहानी अफगान की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। बिहार का गवर्नर दरिया खान नोहानी एक स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहता था। इसके संबंध में इब्राहिम लोधी के साथ अच्छे नहीं थे, परंतु 1523 में दरिया खान नोहानी का निधन हो गया। मध्यकालीन बिहार के कुछ अभिलेख हैं, जैसे देखो खड़गपुर मुंगेर में राजा का अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख है। खारबार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख है। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है। फिरोज शाह तुगलक तक के राजगीर अभिलेख है। भभुआ में शेरशाह का अभिलेख है। बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है। संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है। बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है। दूसरी ओर 1526 ईस्वी में बराबर से इब्राहिम लोधी की हार हो गई और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी बीच अवसर पाकर बिहार में दरिया खान नोहानी ने पुत्र बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। बहार खान नोहानी और फार्मूली कबीले के सरदारों ने साथ दिया। बाद में इन अफगानों को दबाने के बराबर के आदेश पर हुमायूं ने जौनपुर से अफगानों को खदेड़ दिया और उस पर नियंत्रण कायम रखा। उत्तर और दक्षिण बिहार में इस समय 2 अलग-अलग अफगान शासकों का नियंत्रण था। उत्तर बिहार में बलिया और सारण तक बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नोहानी का नियंत्रण था। दोनों शासक मिलकर मुगलों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान महमूद लोधी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के खिलाफ तैयारी प्रारंभ कर दी, लेकिन 6 मई 1529 को हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने उन अफगानों को बुरी तरह पराजित कर दिया। बाबर ने मोहम्मद शाह नोहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया और बाबर के निधन के बाद हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के समय पूर्वी भारत में उनके अफगानों ने फिर से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। घग्गर का युद्ध जो हुआ था वो 1532 में हुआ था, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1532 में हुआ था। 1531 में आजम हुमायूं, सरवानी, ईसा खां, बिब्बन लोधी और बायजीद ने बिहार में अपने समर्थकों को एकत्रित किया और महमूद लोधी को फिर बुलावा भेजा। इस बार उन्होंने पटना में उसका राज्याभिषेक करवाया और सभी अफगानों ने उनसे शेर खान भी सम्मिलित था, इसका वैधानिक अधिकार स्वीकार कर लिया गया। हुमायूं ने 1532 में दहरिया में अफगानों को पराजित कर दिया और लड़ाई के साथ बिहार में नोहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। नोहानी शासक के पतन के साथ बिहार में अफगानों के बीच नए नेता के रूप में शेरशाह का उदय होने लगा। शेरशाह जो थे वो 1472 से 1545 ईस्वी के बीच। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। शेरशाह का जो जन्म हुआ था एक साधारण परिवार में 1472 में हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। उसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खान ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद वह फरीद सासाराम में अपने पिता के जागीर का प्रबंधन करने में लगभग 21 वर्षों तक लगा रहा। 1497 से 1518 ईस्वी तक लगा रहा। हसन खान की मृत्यु के बाद 1520-21 में आसपास सुल्तान इब्राहिम लोधी ने उसे टांडा, खवासपुर, सासाराम, वर्तमान सासाराम की जागीर सौंप दी। शेर खान के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे।
शेर खान के जो पूर्वज थे वो शुरू में अफगानिस्तान के राहरी गांव में रहते थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति साधारण कोटि की थी। वे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मूल नाम मोइजुद्दीन बिन साम, के वंशज मोहम्मद सूर, जो एक अफगान महिला से विवाह करके उसी के गांव में बस गया था, की संतान थे। सूर जो एक अफगान महिला से विवाह करके उसी गांव में बस गया था, उसी की संतान थे। शेर खान का पितामह इब्राहिम खान। शेर खान का जो दादा था वो इब्राहिम खान वैलोल लोदी के काल में भारत आया था। इब्राहिम खान के 3 पुत्र थे, जिनमें बड़े पुत्र का नाम हसन खान शेरशाह का पिता था। सुल्तान मोहम्मद शाह ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खान का शिक्षक और संरक्षक नियुक्त किया था। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि कर ली। 1537-38 में उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 में उसने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा की निर्णायक लड़ाई में 25-26 जून को पराजित कर दिया और हुमायूं ईरान में शरणार्थी हो गया। चौसा की लड़ाई में विजयी होने के बाद शेर खान शेरशाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो गया। विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। चौसा में पराजित होने के 1 वर्ष के बाद हुमायूं की सेना 1540 में कन्नौज या विलग्राम के निकट शेरशाह के युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। विलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 में विजय के पश्चात शेरशाह ने कन्नौज में डेरा डाला और शुजात खान को विजय हेतु ग्वालियर भेजा। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। नवंबर 1540 में शेरशाह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। फलतः शेरशाह की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना की तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया। इस नगर को पुनः बिहार राजधानी बनाया 1541 में। इस दुर्ग के निर्माण में पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी में मिलती है। अबुल फजल ने के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं रोहतास से तिलैयागढ़ी और तिरहुत से पर्वतीय क्षेत्र तक विस्तृत थी। इसके अधीन 7 सरकारें थी, 199 परगने और थे, जिसमें 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। औरंगजेब के समय तक ट्रेवेनियर के अनुसार इसमें 8 सरकारें और 245 परगने, जिसमें 96 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। एक बार शेरशाह हुमायूं का पीछा करते करते मुल्तान तक चला गया था। वहां बलूची सरदार ने उसे भेंट की और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मालवा पर अधिकार। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया तथा 1543 में उस पर विजय प्राप्त की। मालवा के साथ मांडू और सतवास पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। रणथंभौर पर अधिकार। मालवा से लौटने के क्रम में शेरशाह ने 1542 में रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया और अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां का हाकिम नियुक्त किया। रायसीना पर अधिकार। 1543 तक रायसीना, भिलसा, चंदेरी पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया था। राजपूताना विजय। 1544 ईस्वी में हुमायूं के प्रति सहानुभूति रखने वाले मारवाड़ के शासक राम माल देव ने शेरशाह असंतुष्ट था और वह उसकी शक्ति का नाश करना अफगान साम्राज्य की रक्षा हेतु अवश्य समझता था। ऐसी स्थिति में उसके पास वीरम देव और नगराज आए। उसके समर्थन में शेरशाह मालवे पर आक्रमण के लिए तैयार हो गया। मालदेव ने लड़ाई के लिए आगरा से काफ़ी दूर युद्ध की योजना बनाई। मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को अत्यंत कठिनाई हुई। उसने कहा कि अरे, एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। शेरशाह ने मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेहता आदि पर अधिकार कर लिया। अंततः मालदेव का संपूर्ण राज्य शेरशाह के अधीन हो गया। वीरम देव और कल्याण मल को क्रमशः मेड़ता और बीकानेर का शासन दे दिया गया और जोधपुर से मेवात का समस्त प्रदेश खवास खान के हवाले कर दिया गया। शेरशाह का अंतिम युद्ध चंदेलों से हुआ। उस समय भाटा के राजा वीर भानु द्वारा हुमायूं की मदद किए जाने के कारण शेरशाह उससे नाराज हो गया और वीर भानु ने भयभीत होकर कलिंजर के राजा कीरत सिंह के पास शरण ली। 80,000 घोड़सवार और 2,000 हाथी और अनेक बड़ी तोपें लेकर शेरशाह ने कालिंजर पर 3 महीने तक घेरा डाले रखा। एक दिन अपने सैनिकों के कार्य का निरीक्षण करते वक्त एक हथगोला फट जाने से शेरशाह घायल हो गया और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी इच्छानुसार कालिंजर दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया था। सिंहासन पर बैठते समय 1540 में शेरशाह की आयु 68 वर्ष थी। हालांकि वह केवल 5 वर्ष तक गद्दी पर रहा, किंतु उस अल्पकाल में उसने ऐसा कार्य किया कि भारतीय इतिहास में अमर हो गया। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्रा को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया। रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का किला, एक ऊना नामक मस्जिद उसी ने बनवाई। शेरशाह ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किया और जनसाधारण को सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया।
शेरशाह ने अफगानों को संगठित करने की भरपूर कोशिश की। उसने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय निश्चित करने के उद्देश्य से भूमि व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की और उसके समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम प्रचलन में लाया। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 27 मई 1545 ईस्वी को गले की बीमारी की वजह से काफ़ी मात्रा में अफीम खाने लगा। 30 अक्टूबर 1553 को उसकी मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। 1553 में फिरोज शाह की गद्दी पर बैठने के 2 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसकी हत्या कर दी और खुद मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार सूर्यवंश का शासन 15 वर्षों तक चला और 1555 में हुमायूं ने पुणे दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। मुगल शासनकाल में बिहार। मुगल शासनकाल में बिहार। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खान करानी, सुलेमान खान कर्रानी, दाऊद खान कर्रानी के नाम शामिल हैं। इन शासकों ने 1580 तक बिहार पर अपना अधिकार बनाए रखा। सुलेमान खान कर्रानी ने अपने शासनकाल 1565 से 1572 ईस्वी में राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया। उसने अकबर के साथ सम्मानपूर्वक रवैया अपनाया, परंतु उसके पुत्र दाऊद खान कर्रानी ने अकबर के प्रति अहंकारी आचरण का प्रदर्शन किया। परिणामतः मुगल बादशाह अकबर ने स्वयं बिहार आकर उसके राज्य पर आक्रमण किया और 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया। मिथिला के नरेश को भी पराजित कर दिया। लगभग 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। दाऊद खान कर्रानी नगर से पलायन कर गया। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1587 से 1594 ईस्वी के दौरान यहाँ पर मुगल सत्ता को मजबूत किया। उसने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर स्थानीय सरदारों को पराजित किया। मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश, छोटा नागपुर देश क्षेत्र अब झारखंड में पर मुगलों का अधिकार हो गया। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया तथा सिर्फ राजकुमारों को ही प्रांतपति नियुक्त किया जाने लगा। 1621 के बाद 1702 में औरंगजेब के शासनकाल में उसके पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाद में राजकुमार अजीम को अजीम शान की उपाधि दी गई और उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। बंगाल में 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया तो बिहार उसके नियंत्रण में आ गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 1707 से 1712 तक मुगल शासक रहा और उसने अजीम शान को पुणे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1711 में फर्रुखशहर बंगाल से बिहार आ गया और फर्रुखशहर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात आगरा की लड़ाई में उसने जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया और फर्रुखशहर का शासनकाल 1712 से 1719 तक रहा। बंगाल के नवाब ने 1733 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण किया और अंग्रेजी सत्ता को स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्र में प्रशासन चलाने के लिए उप नवाब अथवा नायब नाजिर को नियुक्त किया गया। इस श्रृंखला का आखिरी नवाब अलीवर्दी खान अजीमाबाद पटना में 1734 से 1740 ईस्वी तक नवाब रहा। उसने 1740 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान के वंशज सरफराज खान को हटाकर बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी मृत्यु 1756 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण कायम रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह शुरू हो गए। अलीवर्दी खान ने स्थिति संभालने हेतु जैनुद्दीन अहमद जंग को बिहार में उपनवाब बनाया। अफगानों ने 1748 में अहमद जंग की हत्या कर दी। इसके कुपित होकर अलीवर्दी खान स्वयं रानीसराय और पटना में युद्ध में अफगानों को कुचलकर विद्रोह शांत किया। अलीवर्दी खान ने मराठों को भी 1751 में फतुहा के पास पराजित किया, किंतु मराठा उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। अलीवर्दी खान के निधन के बाद 1756 में उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान के निधन के बाद 1756 में उसका नाती जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर उसका अंग्रेजों से मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और इस समय इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया।
बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन। देखो, मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी 17वीं शताब्दी से ही सक्रिय रही। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना आते जाते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती और अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेज 1620 में ही पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए, मगर उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। पटना बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई थी। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति में थी। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति भी इस क्षेत्र में से की। अनाज, शोरे की प्राप्ति, सूती वस्त्र में रुचि थी डचों की। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है और अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी, जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोपीय देशों के साथ उन्नत रूप से होता रहा। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने इस काल में बिहार के व्यापारिक महत्व की चर्चा की है। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने अपने विवरण में लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। लगभग इसी काल में बिहार आए एक अन्य यात्री मैनरिक ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शन और पीटर मुंडी ने भी इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐशपूर्ण जीवन की चर्चा की। बिहार का राजनीतिक महत्व भी उस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था और 18वीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्टर को दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उसे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराने का दायित्व भी पूरा करना पड़ता था। बिहार में यूरोपीय कंपनी, देखो, पुर्तगाली सबसे पहले आए, उपलब्ध नहीं है। इसका केंद्र सूती वस्त्र लेने आते थे। डच जो आया, डच की फैक्ट्री 1632 में सूती वस्त्र, अनाज और शोरे के लिए हुई। ब्रिटिश फैक्ट्री जो थी 1651 पटना में नील सूती वस्त्र, और डच डेन फैक्ट्री जो थी 1774 में आई पटना में सूती वस्त्र के लिए।